हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी जू में। लेके आई हूँ 20 सितंबर का यूपीएससी डेली न्यूज़ डाइजेस्ट। तो पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार हो चुका है। नेताओं की एंट्री भी धूमधाम से हो चुकी है न्यू भवन में। और आते ही सबसे पहले ही उठाया गया वुमेन रिजर्वेशन बिल को, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि पहले ही दिन आप नारी शक्ति के लिए सोच रहे हो। अब पुराने जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको क्या किया जाएगा? तो दोस्तों, पुराने बिल्डिंग का नाम बदल के संविधान सदन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन हाउस रखा गया, क्योंकि उसी बिल्डिंग में हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट की गई थी। और इस पुराने पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को एक हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में प्रोटेक्ट किया जाएगा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या ऐतिहासिक तात्पर्य है। आखिर हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ बैठी थी, संविधान यहाँ बनाया गया था, इसीलिए इसकी संरक्षण की बात की जा रही है। थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं कि इतना खर्चा करके नए बिल्डिंग क्यों बनाया गया था। आपको शायद याद होगा, जब कोविड चल रहा था हमारे देश में, तब इसको बनाया गया था। तो हमारे पुराने बिल्डिंग 1927 से इस्तेमाल होती आ रही थी और अभी चल रहा है 2023, यानी लगभग 100 साल हो गए थे। इसीलिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज देखने को मिल रही थी। और फिर देखिए, हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्डिंग भी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए, है ना। यहाँ आप तस्वीर देख लो, ये सर्कुलर जो बिल्डिंग पीछे है वो हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और जो आगे वाली ये नई बिल्डिंग। और इसका शेप है लगभग, इसको ट्रायंगुलर बोला जा रहा है, यानी त्रिकोण आकार में, लेकिन ये इसका शेप थोड़ा सा अजीब है। एनीवे, आप ट्रायंगुलर ही बोलेंगे इसे, क्योंकि ट्रायंगुलर ही लिखा गया है। तो ये है एक छोटी सी न्यूज़। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ, और वो है डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में। अब पार्लियामेंट की बात चल रही है, तो ये न्यूज़ भी उसी से शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्लियामेंट में 3 सेशंस होती है, आप जानते ही होंगे। एक समर सेशन, फिर मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये मॉनसून सेशन में एक बिल पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट में, जो कि अभी एक एक्ट बन चुका है। इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे देश में लोगों की बर्थ या डेथ होगी, वो सब कुछ अब डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये चीज़ लागू होगी 1 अक्टूबर 2023 से। ये न्यूज़ आप GS2 के गवर्नेंस में या फिर GS3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं। ये जो बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आती है। आपने पॉलिटी में 7 शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ 3 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, यानी कि केंद्र सूची, जिसमें कि डिफेंस आती है। एक है स्टेट लिस्ट, यानी राज्य सूची, जिसके अंदर मान लीजिए हेल्थ आता है जैसे। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको कहा जाता है समवर्ती सूची, जहां पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव दोनों ही लॉ बना सकता है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए तो जो सेंट्रल लॉ बनाएगी उसी को मान्यता दी जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट है 1969 वाला, उसके बदले ये नया कानून लाया गया। इससे जो सर्टिफिकेट या ID प्रूफ आगे जाके बनेगी एक इंसान की, उसमें आसानी होगी अगर सब कुछ डिजिटली रिकॉर्डेड रहेंगे तो। इसके अलावा जनगणना के समय प्रॉपर डेटा, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने लोगों की मौत हो गई, सब कुछ आसानी से मिल जाएगी। या फिर जब कोई हेल्थ स्कीम निकाला जाएगा तब भी ये डेटा काम आएगी। जैसे देखा होगा, बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का बर्थ वेट दिया रहता है, डेथ सर्टिफिकेट में डेथ की कारण दिया रहता है। तो उस हिसाब से पोषण स्कीम या फिर कोई बीमारी रिलेटेड स्कीम, जिससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो उनके रिलेटेड स्कीम बनाई जाएगी डेटा को देख के। लेकिन जैसे ही डिजिटल डेटा रिकॉर्ड करने की बात की जाए, वैसे ही साइबर थ्रेट
और प्राइवेसी इश्यूज आ जाती है। तो इसके रिलेटेड पुट्टास्वामी केस आपको याद रखना है, जो कि आधार प्राइवेसी से रिलेटेड है। वो आपको ज़रूर मेंस के आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे की आर्टिकल में। तो ये आर्टिकल है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ये न्यूज़ रिलेटेड है एनवायरनमेंट से। कल ही गणेश चतुर्थी मनाया गया देश भर में। तो दिक्कत गणेश जी की आइडल मटेरियल से है। नॉर्मली आप गांव या छोटे शहरों में देखेंगे तो मिट्टी से मूर्त बनाई जाती है और विसर्जन के बाद वो फिर से मिट्टी में मिल जाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। पर बड़े बड़े शहरों में अभी मिट्टी के जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाई जा रही है। अब ऐसे मूर्ति को जब पानी में विसर्जन किया जाता है तो पानी का स्वाभाविक जो उपादान है वो खराब होने लगती है। यहाँ कहा जा रहा है कि पाबंदी के बावजूद बेंगलुरु में करीब 10,000 प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई हुई गणेश मूर्तियों को विसर्जन किया गया है। इससे पानी का कलर बदलने लगा, पानी पॉल्यूटेड हो गई और इस वजह से पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को काफ़ी दिक्कत होने लगी। और ये जो टॉक्सिन्स है वो जैसे कोई मछली में जा रही है, फिर उसी मछली को इंसान खा रहा है। इस तरह से इंसान भी बीमार होता है, यानी कि पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी खराब होने लगती है। लेकिन अभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की एग्जैक्ट इफेक्ट जानने को नहीं मिली। जैसे कि ये तो हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब पानी में जाता है तो वो पानी को गर्म कर देता है और इसके अंदर बहुत सारे हेवी मेटल्स जैसे कैडमियम वगैरह होती है, जो कि पानी में या फिर इंसान के शरीर में बहुत बैड इफेक्ट लाती है। लेकिन पर्टिकुलर कौन से चीज़ के लिए कौन से इफ़ेक्ट होती है ये हम अभी तक नहीं जानते हैं। इसीलिए एनजीटी या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को एक्सपर्ट कमेटी बिठाकर इसकी जांच करने को बोला है। तो हमें धार्मिक बन के पूजा तो करनी है, लेकिन साथ साथ पर्यावरण की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। अब अगर एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई सवाल आए मेंस में, तो आप ये जो गणेश चतुर्थी वाला ये जो केस स्टडी है बेंगलुरु में प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति विसर्जन किया जा रहा है, उससे पानी की पॉल्यूशन हो रही है, तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ, और वो है स्पीकर के बारे में। न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र स्पीकर ने बोला है वो शिवसेना दल के जो एमएलएज है उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन प्ली में डिसीजन लेने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो ये स्पीकर है ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्पीकर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 93 से लेकर 96 में लोकसभा स्पीकर के बारे में हमारे संविधान में बात की गई है और इस पद की शुरुआत हुई थी 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के एक प्रोविजन से। तो आप देख लेते हैं स्पीकर का रोल क्या क्या है। स्पीकर का वैसे तो बहुत सारे रोल हैं, हम मेन जो रोल है उसी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीकर को फाइनल इंटरप्रेटर बोला जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पार्लियामेंट के प्रोसीड्योर या फिर कॉन्डक्ट रूल, सब में स्पीकर जो बोलेगा वही फाइनल है, उनके ऊपर किसी की नहीं चलेगी। वो जो बोलेंगे बाकी मेंबर्स को वो सुनना पड़ेगा। इसके अलावा दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो जॉइंट सीटिंग होती है वहाँ पर लोकसभा के स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, इसका भी अंतिम निर्णय स्पीकर ही लेता है। फिर है किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई किया जाए, आपने पढ़ा होगा 52nd अमेंडमेंट जो कि 10th शेड्यूल के अंदर है, तो उसमें जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके थ्रू मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन होती है। तो किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है उसका भी फाइनल डिसीजन स्पीकर का ही होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट में कुछ कमिटीज़ है, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, ये सब कमेटी का चेयरमैन होता है स्पीकर। अब स्पीकर को चुना कैसे जाता है? वोटिंग के थ्रू। तो लोकसभा मेंबर में से
स्पीकर को चुना जाता है। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनके हिसाब से ज़्यादा लोग जिसे वोट देंगे वही स्पीकर बन जाएंगे। और स्पीकर अपना पद 5 साल के लिए होल्ड करता है। आपके लिए मैं एक होम टास्क दे रही हूँ। स्पीकर का जो रिमूवल है वो कैसे होता है वो आपको आज रिवाइज करना है, और अगर आपको ऑलरेडी याद है तो कमेंट में बताना है। इसी के साथ करते हैं आज का डेली न्यूज़ डाइजेस्ट का दी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।